नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये पॉलिटी की तीसरी वीडियो है और इसमें अधिकतर क्वेश्चन मूल अधिकार से हैं और आप जानते हैं कि मूल अधिकार से क्वेश्चन आते ही हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी। जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था और तो आंसर हो जाएगा इसका बी 1949। तो जेवीपी आयोग, तो जे से देखिए जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सितारमैया। ये तीनों महान लोगों का पहले अक्षर से मिलकर बनी थी समिति। और इसने क्या सुझाव दिया, तो इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सीधा कहना था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय 1948, 49, 50 में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो या न हो, बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न था भारत के समक्ष। और एक क्वेश्चन ये अभी बन सकता है कि जेवीपी आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो हो जाएगा 1948 में गठित यस्के धर आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए। और यस्के धर आयोग से पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन वहाँ से देख लिए हम लोग। तो जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी, आंसर हो जाएगा बी 1949। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों। अगला देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछते हैं लगभग। और तो इसका यह है कि देखिए, भाषा को लेकर एक अलग तमिलनाडु से एक अलग आंध्र प्रदेश की गठन की मांग उस समय के नेता श्री रामालू कर रहे थे। और उन्होंने इस मांग को लेकर, यानी कि भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर दी थी। और भूख हड़ताल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1953 में। तो तुरंत केंद्र सरकार ने 1953 में ही आंध्र प्रदेश नामक एक प्रांत गठन कर दिया, तमिलनाडु से काटकर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया 1953 में ही। भाषा के आधार पर पहला बना था राज्य। इसके बाद 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंप दी। और इसके एक साल बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, इसको ध्यान में रखना है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कितने सदस्य थे यह भी पूछ सकता है। तो इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे और के.एम. पनिक्कर सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना। इसके 3 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है, आंसर हो जाएगा ये 24। क्योंकि 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने हेतु नहीं लगाया जाएगा, ऐसा स्पष्ट प्रावधान है। और देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 24 को ध्यान में रखते हुए या इसी से प्रेरणा लेकर 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। किस वर्ष की गई, 2007 में। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में ही पारित हो गया था संसद में। और आयोग की स्थापना किंतु 2007 में हुई।
इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। और एक बात यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, यानी कुल 7 लोग होते हैं। इन 7 लोगों में से न्यूनतम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है, ऐसा कानून है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका ए 19(1)(a). अब मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए 19(1)(a). और दोस्तों यह ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं भी पूरे संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु यहीं से उसको मतलब प्रेरणा मिलती है, यानी इसी में वो समाहित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए ए है भारत की एकता तथा अखंडता तथा मानहानि, बी है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय अवमान, सी है लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, अपराध उद्दीपन। तो दोस्तों ये जितने भी 7 या 8 हैं, इन सभी आधारों पर आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो इन सभी को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी 21। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? दंडित नहीं किया जा सकता, आंसर हो जाएगा बी 22 में ऐसा है कि मतलब एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार अभियोजित एवं दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ए 21 में ऐसा उल्लेख है। और 21 दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 जोड़ा गया? 21 जोड़ा गया, आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? तो हुआ था यह 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी 25। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? कई बार पूछा है दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो ए है लोक व्यवस्था, बी है सदाचार, सी है स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका आंसर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि इन तीनों आधार पर किसी व्यक्ति के धार्मिक कार्य पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए कोई आप मेला कर रहे हैं तो मेला में हुड़दंग नहीं कर सकते, क्योंकि लोक व्यवस्था वहाँ पे वो लोक व्यवस्था प्रभावित होगी। या दूसरा सदाचार का पालन करना है, यानी कि कोई अश्लील गाना वहाँ नहीं गा सकते हैं उस तरह का। स्वास्थ्य है, यानी कि स्वास्थ्य के आधार पर कि मतलब कि जैसे देखते हैं कि कोई नागा साधु तलवार भाला इसको नाचते हुए जाते हैं तो दूसरों को हानि न हो, तो इस आधार पे
राज्य चाहे सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा जा सकती है, ऐसा संविधान में उल्लेखित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी 29(1) के तहत ऐसा अधिकार दिया गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा बी 27, अनुच्छेद 27 में ऐसा वो उल्लेख है। ये बहुत ही इस समय दोस्तों चर्चा में है अनुच्छेद, तो इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए 300 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो 300 ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रशासन का अधिकार होगा, आंसर हो जाएगा ये 30A में ऐसा उल्लेखित है, 31A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ये है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यह सही है दोस्तों। बी है कि यह गैर वाद योग्य हैं, यह भी सही है। गैर वाद योग्य हैं कि मतलब कि राज्य अगर इनको लागू नहीं करा है तो आप इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि यह गैर वाद योग्य हैं, ये सही है। तीसरा कि इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, ये इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक, ये सही है, क्योंकि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो चाहिए चीज़ें वही सब इसमें कहा गया है, तो सकारात्मक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, यह सही है। संविधान के अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, यह भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध, यह भी सही है। और संविधान का अनुच्छेद 43 समान नागरिक संहिता, यह गलत है, यह असत्य है, क्योंकि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, और अनुच्छेद 43 में यह कहा गया है कि जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी दी जाए, यानी कि उनको कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? ए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, यह तो सत्य है, क्योंकि राज्य से ही आप इस तरह का मांग करते हैं कि यानी कि राज्य का दायित्व बनता है कि जो मूल अधिकार हैं वो दे, तो यह कथन सही है। बी मूल अधिकार वाद योग्य हैं, इसका मतलब यह है कि यदि जो संविधान में आपको मूल अधिकार दिए गए हैं यदि उनका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसका मतलब यह है। तो बी भी सही है,
सी है कि मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, यह भी सही है, क्योंकि राज्य पर वो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि डी की मूल अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित नहीं है। मूल अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित नहीं है, गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी गलत है। और देखिए दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी 47। और दोस्तों, इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेकर या इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए एक योजना चली है कि आयुष्मान भारत योजना, या इसी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। और ये चलिए पूरे भारत में 1 अप्रैल 2018 से और लोक स्वास्थ्य में सुधार को दृष्टि रखते हुए, यानी कि इसी अनुच्छेद से अभी प्रेरणा लेकर बिहार या अनेक राज्यों ने शराबबंदी लागू की है, क्योंकि अनुच्छेद 47 कहता है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यह सही है क्योंकि ऐसा उल्लेख है। और संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण, यह भी सही है। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, यह भी सही है। और डी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 50 में क्या उल्लेख है, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव यानी पृथक्करण, यह उल्लेख है। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और किस देश से लिया गया, तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि अतीत के सोवियत संघ से, यानी कि वर्तमान के रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ है, तो भाग 4A में है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों ये देखते हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अभी मतलब ये मार्च 2021 यानी कि मार्च 2021 जो चल रहा है, तो इसमें ही अभी UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार 2019 में पूरे विश्व में लगभग 93 करोड़ टन लगभग भोजन की बर्बादी हुई है। इसमें से लगभग 7 करोड़ टन भोजन की बर्बादी, हाँ दोस्तों, लगभग 7 करोड़ टन भोजन की बर्बादी भारत में हुई है। तो दोस्तों यह बहुत ही दुखद तथ्य है कि वर्तमान समय में होटलों एवं रेस्टोरेंटों में ज़्यादा भोजन का लोग ऑर्डर देते हैं एवं कम ही वहाँ खाना खाते हैं, बाकी खाना प्लेट में छोड़कर चले जाते हैं। और इस कुसंस्कृति तेज़ी से पनपती जा रही है। और तो हमें यह सोचना चाहिए इस परिवेश में कि किसी किसान ने कठोरतम परिश्रम करके इस अनाज को उपजाया है दोस्तों। और यह भी ध्यान रखिए कि जो 1 किलो चावल होता है, 1 किलो चावल को दोस्तों तैयार होने में 6000 लीटर पानी लगता है दोस्तों। और तो जब हम अनाज बर्बाद करते हैं तो केवल वो अनाज बर्बाद नहीं होता है, बल्कि वो
इतना हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है, पर लोगों का परिश्रम इतना कठोर, वो भी बर्बाद करते हैं हम, उसके तरफ लापरवाह रहते हैं। और साथ ही दोस्तों यह तथ्य भी हम नहीं भूल सकते कि पूरे विश्व में सर्वाधिक भूखे लोग भारत में ही निवास करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, और जो कुसंस्कृति पनप रही है प्लेट में खाना छोड़कर जाने की, इसे तत्काल बंद करना होगा दोस्तों, एटीट्यूड चेंज करना होगा। और ऐसी स्थिति में दोस्तों भोजन को बर्बाद न करना ही वास्तविक देशभक्ति है दोस्तों। और इसी भावना के साथ आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।